नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के प्रत्येक बजट में गरीबों के हितों को प्राथमिकता। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। अधिकतर राजनीतिक दलों का कार्यवाही में भाग लेने का निर्णय। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 4,900 के पार हुई। राहत सामग्री, दवाएं और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों को लेकर पहला भारतीय विमान C-17 तुर्की पहुंचा। भारतीय सेना ने 89 सदस्यीय चिकित्सा दल भेजा। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के तहत पर्यटन पर कार्य समूह की पहली बैठक आज से गुजरात के कच्छ में शुरू। और सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज दोपहर बाद ढाका में भारत का मुकाबला नेपाल से। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय बजट गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ बातचीत करने को कहा और उन्हें बजट के लाभों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों से बातचीत होनी चाहिए और सरकार की अच्छी मंशा के बारे में लोगों को बताने का प्रयास होना चाहिए। श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो कुछ लोग हमेशा इसका विरोध करते हैं, लेकिन इस बार विरोधी विचारधारा के लोगों ने भी बजट का स्वागत किया है। बजट हम प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग तो विरोध करने वाले तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार लगभग जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ है वो लोग भी बजट का स्वागत किया है। ये उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे कोविड महामारी के दौरान उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जमानत तथा नुकसान के लिए जब्त की गई रकम वापस करें। वित्त मंत्रालय की ओर से यह आदेश वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-24 में विवाद से विश्वास योजना के पहले चरण की घोषणा के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कोविड की अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की ओर से लिए गए ठेकों के काम को पूरा करने में नाकाम रहने पर बोलियों या उनके प्रदर्शन से संबंधित जमानत के रूप में जब्त की गई 95% रकम उन्हें लौटा दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि 19 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच खोली गई निविदाओं के लिए ली गई जमानत की रकम को वापस कर दिया जाएगा। इस रकम पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। लोकसभा में अडानी समूह से संबंधित मुद्दे पर 3 दिन के गतिरोध के बाद आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व के मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो देश में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जिस पर वर्तमान शासन ने अंकुश लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय के दृष्टिकोण से काम कर रही है, जिसका अर्थ है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त किया जाए। श्री जोशी ने कहा कि किसान, युवा और गरीब श्री मोदी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। अडानी समूह से संबंधित मुद्दे पर 3 दिन के गतिरोध के बाद अधिकतर विपक्षी दलों ने आज से संसद की कार्यवाही में भाग लेने का निर्णय लिया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वे इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग जारी रखेंगे। इससे पहले आज सुबह विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में बैठक की और अपनी रणनीति पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 4,900 से अधिक हो गई है। इन क्षेत्रों में कल आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण हजारों लोग घायल हो गए और दोनों देशों में हजारों मकान ढह गए हैं। सैकड़ों लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। तुर्की और सीरिया के शहरों में बचाव दल मलबों की तलाशी कर रहे हैं। राहत सामग्री और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों को लेकर पहला भारतीय विमान C-17 तुर्की पहुंच गया है। तुर्की के अदाना पहुंचे इस विमान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तलाशी और बचाव दल के जवान, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों के दस्ते, खुदाई की मशीनें, राहत सामग्री, दवाएं और अन्य आवश्यक सामान तथा उपकरण भेजे गए हैं। तुर्की में राहत और बचाव के लिए गाजियाबाद और कोलकाता से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 2 दलों के जवानों को भेजा गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक अतुल करवाल ने बताया कि दोनों दलों में 5 महिला बचाव कर्मियों सहित 50-50 सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कथन के मुताबिक कि हम तुर्की को इस अर्थक्वेक के सिचुएशन में पूरी मदद करेंगे, उस उपलक्ष्य में 2 एनडीआरएफ की टीमों को वहां भेजने का निर्णय हुआ, जिसमें एक टीम हमारी आज सुबह 0300 बजे रवाना हुई इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में और दूसरी टीम 12:30 बजे रवाना हुई इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में। पहली टीम तो वहां 11 से पहले पहुंच भी गई है और दूसरी टीम शाम तक पहुंच जाएगी। इन दोनों टीमों में 50 के आसपास रेस्क्यूज हैं, एक में 51 है, एक में 50 हैं। डॉग स्क्वाड का कंपोनेंट भी है और कुल मिला के 7 गाड़ियां भी हमने साथ भेजी हैं ताकि हमारी जरूरतें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे कम से कम हो। हमें आशा है कि हमारी टीमों के वहां तैनात होने से जान बचाने में वृद्धि हो पाएगी, हम और लोगों को इस आपदा में से बचा पाएंगे। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट में कहा है कि एक और विमान तुर्की रवाना होने के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय सेना ने तुर्की में 89 सदस्यीय चिकित्सा दल भेजा है। इसमें 30 बेड वाली चिकित्सा सुविधा के लिए एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, कार्डियक मॉनिटर से जुड़े उपकरण शामिल हैं। भूकंप प्रभावित तुर्की में हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद वहां राहत सामग्री के साथ तलाशी और राहत दलों को तत्काल भेजने का निर्णय किया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के तहत पर्यटन पर कार्य समूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोरडो में हो रही है। आज से होने वाली 3 दिवसीय बैठक में पर्यटन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। बैठक में प्राथमिकता वाले 5 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें हरित पर्यटन, डिजिटलाइजेशन, कौशल विकास, पर्यटन से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा गंतव्य से संबंधित प्रबंधन के विषय शामिल हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज आईआईटी गुवाहाटी में यूथ 20 सहभागिता समूह की प्रारंभिक बैठक में प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा का विषय है आपके मंत्री के साथ युवा संवाद। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, भाजपा सांसद सदस्य तेजस्वी सूर्या और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ इस दौरान शांति स्थापना और समाधान, युद्ध रहित नए युग में प्रवेश विषय पर चर्चा में भाग लेंगे। Y20 प्रतिनिधियों के लिए आज सुबह योग का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। श्री अनुराग सिंह ठाकुर कल कार्य का भविष्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक साधन बनाना, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा, स्वास्थ्य, देखभाल और खेल युवाओं के लिए एजेंडा विषयों पर श्वेत पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत
अपने नागरिकों के लिए सस्ती कीमतों पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के अवसर पर 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक में श्री पुरी ने कहा कि समावेशी विकास के लिए सस्ती ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर परमाणु या उन्नत जैव ईंधन सहित विभिन्न प्रकार के ऊर्जा समाधानों पर काम करने की भी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा में 60 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेजी से चल रहा है। विभिन्न दलों के नेता जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और घर घर जाकर अपने दल के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज त्रिपुरा के ऊनाकोटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पहले त्रिपुरा में बुनियादी ढांचा कमजोर था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में कंक्रीट शौचालय बनाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी चुनावी रैलियां करेंगे। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी आज अगरतला में रोड शो कर रही हैं। त्रिपुरा के मुख्य चुनाव अधिकारी किरण गीते ने कहा है कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले और दिव्यांग मतदाताओं को कल से घर पर मतदान की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 8000 ऐसे मतदाताओं ने इस तरह की वोटिंग सुविधा मांगी थी, जो 3 दिन तक जारी रहेगी। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। सरकार ने दलित, ईसाइयों और मुस्लिम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना तलाशने के लिए एक आयोग का गठन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन पिछले वर्ष अक्टूबर में किया गया। उन्होंने बताया कि आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और उसे हर आवश्यक सचिवालय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ढाका में दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ सैफ अंडर-20 महिला चैंपियनशिप में भारत का मुकाबला आज नेपाल से होगा। मैच कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। भारत ने अपने शुरुआती मैच में भूटान को 12 गोल से हराया था और एक अन्य मैच में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। प्रतियोगिता की चारों टीमों के राउंड रॉबिन मुकाबलों के बाद शीर्ष 2 टीमें 9 फरवरी को फाइनल खेलेंगी। सरकार ने कहा है कि पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने अभी तक 1100 से अधिक फर्जी समाचारों के मामलों का पर्दाफाश किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्र सूचना कार्यालय को अभी तक 37,000 से अधिक शिकायतें मिली थी। दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा विलास बांग्लादेश के जल क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी को वाराणसी से झंडी दिखाने के 25 दिन बाद 3 फरवरी को ये बांग्लादेश में पहुंचा। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के नौवहन राज्य मंत्री खालिद महमूद चौधरी द्वारा 4 फरवरी को मोंगला बंदरगाह पर इसका भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान में क्रूज सदस्य बांग्लादेश के सुंदरबन क्षेत्र में हैं। गंगा विलास क्रूज के सैलानियों ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा के 27वें और 28वें दिन 5 और 6 फरवरी को बांग्लादेश में सुंदरवन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाया। पर्यटकों ने आज सुबह रोइंग बोट्स पर बैठकर हरबड़िया की सकरी नहरों और क्रीकों के बीच यात्रा करते हुए सुंदरवन के वन्य जीवन और वनस्पतियों की विशाल विविधता के दर्शन किए। आज सुबह वे हरबड़िया से निकल गए। वे शाम के समय मोडलेगंज पहुंचने वाले हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 51 दिन तक चलने वाले इस रिवर क्रूज को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के प्रत्येक बजट में गरीबों के हितों को प्राथमिकता। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। अधिकतर राजनीतिक दलों का कार्यवाही में भाग लेने का निर्णय।
तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 4,900 के पार हुई। राहत सामग्री, दवाएं और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों को लेकर पहला भारतीय विमान C-17 तुर्की पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।